हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इससे पहले जो हमारी क्लास थी यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हमारी जो क्लास होगी वो गवर्नर जनरल से स्टार्ट होगी। पूरे गवर्नर जनरल इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। टोटल फाइनली क्वेश्चन मतलब 107 क्वेश्चन हैं। आज 54 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी के 50 जो भी बचेंगे वो पार्ट 2 में लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नंबर दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसमें नहीं दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। ठीक है, और इसमें हम आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। इसमें हमें इन निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। बिल्कुल सही। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। और जो चौथा है, लॉर्ड डलहौजी की अद्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े गए। बिल्कुल सही। इसकी थोड़ी हम डेफिनेशन व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों में सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिए। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद करा दिया जाए। जनवरी 1766 ईस्वी में भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी और जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों की, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधारों और कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 के शासन में 7 वर्ष पुरानी निरंतर युद्ध तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दी। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा 4th क्वेश्चन है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके जो गवर्नर जनरल थे उसमें बंगाल के, वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ का है या घेरे की नीति, ये आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली से संबंधित है। फिर हमारा 6th क्वेश्चन जो आएगा, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किन से है? रिंग फेंस नीति अभी वॉरेन हेस्टिंग्स से है। वॉरेन हेस्टिंग्स से है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके द्वितीय जो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान की आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये हमारा किस क्वेश्चन के हमारे पास है। ठीक है, आपका निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, ये हो गया आपका जो 8वां क्वेश्चन जो आएगा। 1 मिनट,
8वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वे थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जब गए थे, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हमारा, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये भी हो गया है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स पे मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन, भारत में जो हमारा न्यायिक संगठन होगा, न्यायिक 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 संगठन हमारा इसमें हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन सा है? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, ठीक है, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्धावध सिविल सेवा आपकी कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ये था ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया 11वां क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे 12वां। भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया आपके कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर में, ठीक है। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 में बंगाली गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अध्यक्ष, स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं इसकी कब्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नंबर 4, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 15वें पे, ठीक है। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार आ जाए, ठीक है। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वो बाजीराव सेकंड था, ठीक है। इसकी थोड़ी वो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। दौलताराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना में पुनः आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों ने वसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। और इस ऑप्शन नंबर ए 15वें का ए हो जाएगा, ठीक है। ये पेन भी नहीं चल रहा। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 16, 1802 में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अब अगर शासक की बात आ जाएगी तो हम अवध का नवाब बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए। यदि प्रश्न में वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाएगा, राज्य के बारे में, तो हैदराबाद आएगा। अगर पहला राज्य पूछा जाएगा हैदराबाद, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछा जाएगा तो अवध का नवाब, और
आपका सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार की बात आएगी तो पेशवा बाजीराव सेकंड का नाम आएगा। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन नंबर सेकंड लॉर्ड वेलेजली। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? इंदौर के होलकरों राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? वे थे आपके निजाम, हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रमण नीचे दिए गए कूट पर पता कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है इसके सहायक संधि स्वीकार करने संधियों के बारे में। तो पहले ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ना, पहले आता है हैदराबाद की संधि, फिर मैसूर, फिर अवध और फिर सिंधिया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हमारा आता है ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 22 में पे आते हैं। भारतीय राज्य पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? सहायक संधि सूत्रपात किसने किया? पता ही है, यही हो रहा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुआ था ये, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और फिर हमारा क्या है यार। ठीक, अब 24वां बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का कौन सा सम्मिलित नहीं है? 24वां बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, सहायक संधि 1863 और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। तो ऑप्शन नंबर 20 सहायक संधि। सहायक संधि को 1798 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ना हमारा, वो हो जाएगा। ठीक है, 24। ठीक, हमारा आता है 25। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश में पताका लहराया? कौन था? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो नीचे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? वो थे आपके लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह कौन थे? वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध 26। ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, आता है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। सुगौली की संधि हमारी जो हुई 1815। ऑप्शन नंबर डी सुगौली की संधि। ठीक, अच्छा सुगौली की संधि किसके बीच में? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में 1813-23 में हुई, जो कि 1815 में सुगौली की संधि समाप्त हुई। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में लेखबद्ध हुई, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 में किया गया। ठीक है, 28 क्वेश्चन जो है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध कौन सा सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है 28 का वो हो जाएगा। ठीक, 29 क्या है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो संबंधित है हमारा वो है
हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी किससे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर ए 1820 से 1827, सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा सर टॉमस मुनरो। ठीक है, 31 हमारा आता है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? वे थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 31 32 वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था? तृतीय आंग्ल मैसूर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और आपका नंबर आता है 33 क्वेश्चन का। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन शब्द है? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन शब्द है? यह है आपका कैप्टन स्लीमैन। कौन है? कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत जगह आया है भैया। ठीक है, सती प्रथा पर किसने पाबंदी लगाई? आपके राजा राम मोहन राय जैसे मिलके। ठीक है, कब लगाई थी? 1829 के नियम हैं। और विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? ये है आपकी 1829। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? 1789, 1789। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति द्वारा हुआ था? कुप्रशासन के द्वारा इसका विलय हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 एक अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यापकगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय के लिए प्रदेश सतारा को 1848, जैतपुर एवं संभलपुर को 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करौली 1855 में आपने मतलब मिला लिया था। बघात रियासत का ब्रिटिश में कब विलय हुआ? ये भी पढ़ा है 1850 में। ऑप्शन नंबर सेकंड। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, अवध का 1856। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 41 आते हैं हमारा। 1849 में सतारा का विलय, 1848 में पंजाब का विलय, 1856 में अवध का विलय, 1855 में झांसी का विलय। कौन सा इसमें हमें सही बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने पढ़ा है भैया ये अवध का विलय हमारा जो है 1856 में। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? आपका अवध को। ऑप्शन नंबर बी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्य के विलय के क्रम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, पहले सतारा, फिर संभलपुर और फिर झांसी। इसके जो सन अभी हमने पढ़े थे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? ये हुआ आपका संभलपुर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और 45 क्वेश्चन हो गए लॉर्ड और फिर आपका हमारा आता है विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से हुआ था हमारा सतारा बी। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 ही तक है। 46 लास्ट। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये बढ़िया क्वेश्चन है।
ये लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो नाम था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। जेम्स एंड्रूज रैमजे, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? वास्तविक नाम था हमारा लॉर्ड डलहौजी का। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, अंग्रेजों द्वारा, लॉर्ड एलनबरो के समय। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय कब हुआ? लॉर्ड एलनबरो के। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843, सिंध ने, ठीक है ना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ठीक है, ए, जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम। हमारा 50वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किन ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? वे थी हमारे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? मुंबई और ठाणे, 1853 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन वही है 52 वाला, भारत में पहली रेलवे लाइन आपकी 1853 में शुरू की गई। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? वो थी अभी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था हमारे डफरिन के समय में। किसके समय में? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख से विस्तार हुआ, वो डफरिन के समय में हुआ। फ्रेंड्स, हमारे ये 54 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ये पार्ट 2 में होंगे, पहला पार्ट ये रहा और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये ARO के लिए और जो APS के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।